सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं कृष्ण चंद्र जी द्वारा रचित कहानी अजनबी आंखें। चेहरे पर उसकी आंखें बहुत अजीब सी थी, जैसे उसका सारा चेहरा अपना हो और आंखें किसी दूसरे की, जो चेहरे पर पपोटों के पीछे महसूर कर दी गई हों। इसकी छोटी नोकदार ठोड़ी, पिचके लबों और चौड़े चौड़े किलों के ऊपर दो बड़ी बड़ी गहरी स्याह आंखें अजीब सी लगती थी। पूरा चेहरा एक चालाक, ज़हीन, शातिर, खुदगर्ज और कमीने आदमी का सा था। ऐसा चेहरा जो 35 बरस बाद अक्सर उन इंसानों के यहाँ मिलता है जो नौजवान होते ही गलत धंधों में पड़ जाएं। इसीलिए मुझे उसकी आंखों से बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। मालूम नहीं कहाँ से चुराई थी जालिम ने ये आंखें। मैं उसके दुकान पर अपनी कमीज सिलवाने गया था। कोलुओन में इस तरह की कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। बाहर बोर्ड लगा था, यहाँ जोड़ा 24 घंटे में तैयार किया जाता है। बोर्ड ने मुझे दुकान के अंदर जाने पर माइल किया। एक वजह तो ये थी और दूसरी वजह उसका नाम था जो बोर्ड पर बड़े बड़े हुरूफ में लिखा था, प्रोपराइटर बीडी इसरानी। वो बीडी इसरानी था और मैं जीडी इसरानी। नामों की मुमासिलत ने भी मुझे इस दुकान के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। वो उम्दा कपड़े पहने, मुंह में लंबा सिगार दाबे, हाथों में हीरे की 2 अंगूठियां पहने, बढ़िया तंबाकू का खुशगवार धुआं छोड़ते हुए अपनी कुशादा दुकान में इधर उधर घूम रहा था। पहले तो उसने मेरा कोई ख्याल ही नहीं किया, लेकिन ऑर्डर लेते वक्त जब उसने मेरा नाम मालूम किया तो खुशी से चौंक पड़ा। हम दोनों सिंधी थे और एक ही जात वाले, और ये हांगकांग था, वतन से इस कदर दूर। चंद मिनटों में हम एक दूसरे से घुल मिल गए जैसे बरसों के दोस्तों। उसने मुझे रात के खाने पे अपने घर आने की दावत दी, जो मैंने फौरन कबूल कर ली। फिर मैंने अपनी एक तकलीफ भी उससे बयान की। मैं कैंथ होटल में ठहरा था। बॉम्बे ऑब्जर्वर के नुमाइंदे की हैसियत से हांगकांग आया था। ये सस्ता किस्म का होटल था। एक रोज रात के 2 बजे के करीब मैं लौटा तो मालूम हुआ कि होटल के 8-10 कमरों में एक साथ चोरी हो गई है। बदकिस्मती से उनमें मेरा कमरा भी शामिल था। मेरे दोनों सूटकेस चोरी हो गए और टाइपराइटर भी। पुलिस तहकीकात कर रही थी, करेगी और करती रहेगी, मगर मुझे तो 2 दिन बाद बम्बई लौटना था। ऑब्जर्वर के एडिटर ने फौरन वापस आने के लिए तार दिया था। हांगकांग में मेरा काम खत्म हो चुका था। अब मुझे बम्बई पहुंचकर वहां से फौरन नैरोबी जाना था। मुझे कुछ रकम चाहिए, मैंने बीडी इसरानी से कहा, मगर मैं अब उसके इव्ज में सिर्फ अपना चेक पेश कर सकता हूँ, वो भी हिंदुस्तान के बैंक का। कितनी रकम चाहिए? उसने पूछा। 500 रुपए। ज़रूर। बीडी इसरानी ने इत्मीनान की सांस ली। मेरे साथ चलो, मैं अभी बैंक से अपनी गारंटी पर आपका चेक कैश कराए देता हूँ, या खुद रकम दे दूंगा। यहाँ हम सिंधियों का अपना एक बैंक है। द सिंधी मर्केंटाइल बैंक 5 मंजिला इमारत में वाक़ था। बीडी इसरानी ने मुझे बताया कि बैंक की इमारत का मालिक वही है। 11,000 रुपये किराया हर महीने आता है। वो बैंक का डायरेक्टर भी है। 500 रुपये दिलवा कर उसने मुझसे कहा, शाम के ठीक 6 बजे मेरी दुकान पर आ जाना। घर जाने से पहले थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। मैं शाम के ठीक 6 बजे उसकी दुकान पर पहुंच गया। वो पहले से ही मेरी राह देख रहा था। दुकान के मुलाजिमों को हिदायत देकर वो मेरे साथ बाहर निकला। दुकान के बाहर बादामी रंग की एक मर्सिडीज खड़ी थी। हम उसमें बैठ गए। वो मोटर बहुत तेज चला रहा था, मगर गाड़ी के ब्रेक बहुत उम्दा थे। उसका चेहरा छोटा मगर जिस्म बहुत मजबूत था। खास तौर पर उसके हाथ बड़े मजबूत और बालों से भरे दिखाई देते थे। खूबसूरत जोड़े के अंदर उसका जिस्म जरूर बिना किसी मांस या गोरिल्ला का रहा होगा। वो राह चलते चलते सीटी बजाता, किसी खूबसूरत चीनी लड़की के करीब जाकर अपनी तेज मोटर
एकदम धीमी करके उसे चीनी जुबान में कुछ कहता और फिर हंसकर आगे चल देता। उसके लबो लहजे से मालूम होता था कि नाशाइस्ता फिक्रे कस रहा है। किसी चीनी लड़की से पिटे नहीं अब तक? मैंने पूछा। यहाँ किस में हिम्मत है जो इस रानी को पीटे? ये गली मेरी है, तुम्हारी कैसे? इस गली के सब गुंडों को मैं जानता हूँ। यहाँ मेरे 2 जुआ खाने चलते हैं, देखोगे? देख लेंगे। सामने क्रॉकरी की दुकान, पिछवाड़े जुआ खाना, दोनों के दरमियान जाए हाजत का एक लंबा कमरा, जिसके अंदर 2 अधेड़ उम्र के चीनी छोटे छोटे तौलिए लिए खड़े थे। वो इस रानी को तो पहचानते ही थे, इसीलिए मुझे जुआ खाने में घुसते हुए किसी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। मगर दूसरे ग्राहकों के लिए कोडवर्ड था। इस जुआ खाने में वही जा सकता था जिसे वो खुफिया लफ्ज मालूम होता, वरना बस हाजत दूर करे और वापस हो जाए। मैं हर काम बड़े स्टाइल से करता हूँ, बीडी इसरानी ने मुझे अपना जुआ खाना दिखाते हुए कहा। उम्दा सजे हुए 10 कमरे, दुबैज बे आवाज गलीचे, खामोश मोदे बैरे, नाजुक इंदाम चीनी लड़कियां जाम पेश करती हुई और अमीर ग्राहक। यहाँ हाई क्लास जुआ चलता है, सिर्फ गिने चुने ग्राहक यहाँ आते। रोज रात को $2,500 मुझे यहाँ से मिलता है। बाहर क्रॉकरी की दुकान भी अच्छी चलती है, बहुत खूबसूरत जगह है। मैंने उससे कहा, यहाँ तो खलीफा हारून रशीद की तरह ताली बजाने को जी चाहता है। कौन खलीफा? उसने हैरत से मेरी तरफ देखकर पूछा। उसकी आंखें मुझे उस वक्त बड़ी मासूम और भोली सी मालूम हुई। कुछ नहीं, मैंने बात टालते हुए कहा। बम्बई में मेरा एक दोस्त है, वो मुझे इस वक्त याद आ गया। जब वो कोई अच्छी जगह देखता है तो ताली पीटने लगता है। क्या बचपना है, उसने मुझसे कहा और लंबा सिगार अपने मुंह में लेकर उसका खुशगवार धुआं मेरे मुंह पर फेंकने लगा। जुआ खेलोगे? उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। वो मुझे लिए बाहर आ गया। दूसरा जुआ खाना दिखाकर वो मुझे टी हॉक स्ट्रीट में ले गया। वहां भी सब लोग उसे जानते थे। उनके चेहरों से लगता था जैसे उससे डरते भी हों। यहाँ मेरा एक चंडू खाना है, इसरानी ने मुझसे कहा। क्या अभी तक इधर चंडू खाने मौजूद हैं? मैंने उससे पूछा। हांगकांग में तो हैं, उधर सुना है नहीं रहे। इसरानी ने मुंह से अपना सिगार निकालकर उधर चीन की तरफ इशारा किया। चंडू खाने की फिजा मुझे बड़ी भली मालूम हुई। अच्छा इंतजाम था। हशत पहलू चीनी शमदान, हर पहलू पर रंगदार चालने लटकती हुई, छोटे छोटे प्यालों में अनवा इकसाम की मुंशियात और तिरछे पपोटों वाली हसीनाएं जो नशा ला सकती थी। ये चंडू खाना भी हशत पहलू था। हर कमरा एक मरकजी हॉल में निकलता था, जिसमें चंद चीनी साजिंदे बैठे हुए थे और एक चीनी रक्कासा ठुमक ठुमक कर नाच रही थी। मिकाओ से मंगाई है, इसरानी ने मुझे बताया। $200 रोज पर। कैसी है? अच्छी है। मिलोगे? नहीं, तुम्हारी मर्जी। बाहर आके हम उसके मर्सिडीज में उड़ गए। उसने बताया, पूरे कोलुआन में टी हॉक का चंडू खाना सबसे बढ़िया है। रात को $5,000-7,000 की गाहकी होती है, दिन को भी 2,000-2,500 की हो ही जाती है। वंडरफुल बिजनेस। और कपड़े की दुकान? मैंने पूछा। अरे वो तो एक साइन बोर्ड है, वहां से क्या मिलता है? आजकल सीधा धंधा करके कौन जी सकता है? कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हो, उसने मुझसे कहा। इसमें क्या शुबा है, मैंने जवाब दिया। फिर वो मुझे एक कोहबा खाने में ले गया। मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। वो दरअसल मुझे अपनी सल्तनत दिखा रहा था। गरीब सिंधी आज से 35 बरस पहले $200 लिए हांगकांग आया था। आज उसी बीडी इसरानी का शुमार हांगकांग के अमीर तरीन लोगों में होता है। ऐसे ऐसे मेरे 6 हैं, उसने पहला कोहबा खाना दिखाते हुए कहा। कोई लड़की पसंद आई? नहीं। क्या तुमको लड़कियां पसंद नहीं है? हैं तो सही, मगर अपने घरों में। क्या मतलब? उसने फिर उन्हीं हैरत ज़दा मासूम निगाहों से मेरी तरफ देखा जो उसकी बड़ी बड़ी रोशन और स्याल पतीलों से छन कर आ रही थी। इस लम्हे वो निगाहें बहुत पाकीज़ा थीं। सर्दियों की पहली बर्फ की तरह वो मेरे चेहरे पर गिर रही थी।
मैंने तशरीह करना मुनासिब न समझा। सिर्फ इतना कहा कि मेरे लिए हांगकांग और कलकत्ता या बम्बई के कोहबा खानों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई फ़र्क है तो महज ज़ाहिरी सजावट या फिर चेहरे की ज़ाहिरी साखत में। वहाँ लड़कियाँ भारतीय हैं, यहाँ चीनी, और कोई फ़र्क नहीं है। ओह, मैं समझ गया। तुमको फॉरेन माल पसंद है। एम्बेसी रोड पर जो मेरा बुराथल है, इसमें बाहर का माल भी मिलता है। अभी तुमको उधर ले चलता हूँ। इधर एक नई छोकरी आई है, उसको ज़रा देख लूँ। इस रानी ने मुहतमिम से चीनी में कुछ बात की। वो लोग हमें एक नियम तारीख कमरे में ले गए, जहाँ एक चीनी लड़की हाथ पांव से बंधी सोफे पर पड़ी थी। इस रानी के कहने पर उसके हाथ पांव खोल दिए गए। उसकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल होगी। इस रानी चंद मिनट तक उसे चीनी जुबान में कुछ समझाता रहा, मगर वो लड़की बराबर सर हिलाकर इनकार करती रही। आखिर में वो चीखने और कमरे से भागने की कोशिश करने लगी। इस रानी ने घूंसा मारकर लड़की को नीचे गिरा दिया। उसके मुंह से खून जारी हो गया। वो फर्श पर पड़ी पड़ी सिसकने और वहशत ज़दा निगाहों से हमारी तरफ देखने लगी। इस रानी मुझे लेकर बाहर आ गया। उसने दरवाज़ा बाहर से बंद करके अपने माथे का पसीना पोंछा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, कल ही ताइवान से 6 लड़कियों का एक बीज मंगवाया है। हर दूसरे तीसरे महीने नई मंगानी पड़ती हैं, वरना कारोबार ही नहीं चलता। अगवा करके लाई गई हैं, इसलिए धंधा बिल्कुल नहीं जानती। एकदम अनाड़ी हैं। उसे कुछ मर्दों के हवाले करता हूँ, तभी सीधी होगी। उसका घर बहुत उम्दा और छोटी सी पहाड़ी ढलवान पर वाक़ था। वहाँ से हांगकांग का सारा मंजर नजर आता था। बीवी शारदा बहुत ही घरेलू और सीधी सादी सी औरत थी। 2 बच्चियां थीं, बड़ी प्यारी और मासूम। एक 10 साल की होगी और दूसरी कोई 12-13 बरस की। उसने मुझे बताया कि सबसे बड़ी लड़की की शादी हो चुकी है। उसका खाविंद अमेरिका में कारोबार करता है, सिंधी है। जनूबी अमेरिका में बहुत बड़ा धंधा है उसका। मेरी लड़की के 2 बच्चे भी हैं। वो बहुत खुश है अपने घर में। लड़का कोई नहीं है? मैंने पूछा। लड़का ना हो तो मुक्ति कैसे होए? वो जोर से हंसा। 2 लड़के हैं, मगर दोनों सयानी उम्र के। एक को फिलिपाइन में बिजनेस करके दिया है, दूसरा जापान में है। पी के वो चहकने लगा। भगवान ने सब कुछ दिया है मुझको। शारदा उसके करीब बैठी हमारी बातें सुनते पीले रंग की ऊन से एक स्वेटर बुन रही थी। थोड़ी देर बाद शारदा ने अपनी बड़ी बेटी की तस्वीर लाके मुझे दिखाई। एक खूबसूरत बेअक्ल लड़की एक मोटे ताजिर के साथ खड़ी थी। दोनों के चेहरों पर वो हमाकत भरी खुशी तारी थी, जो सिर्फ शादी के इब्तिदाई दिनों में नजर आती है। तभी वो हंसकर बोला, 35 साल हुए मैं हांगकांग आया था, $200 लेकर। आज 2 करोड़ से ज्यादा की जायदाद मेरे पास है। तुम एक आतिश फिशा पहाड़ के दहाने पर बैठे हो। हांगकांग 2 घंटे में चीन के पास जा सकता है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, इसरानी बोला। इसीलिए तो मैंने अपनी फर्म का सदर दफ्तर मनीला में खोल रखा है। सुखदास कव्वास को इंचार्ज बना दिया। बाकी सब बंदोबस्त ऐसा है कि मैं भी हांगकांग से 2 घंटे में जा सकता हूँ। एक अजीब मुकद्दस मुसर्रत आमेज मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली थी। वो बड़े इत्मीनान से अपने पेट पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कह रहा था, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। खाना खा के हम कॉफ़ी पी रहे थे कि दीवार घड़ी ने 10 बजाए। इस रानी के मुंह से निकला, अरे, और कॉफ़ी की प्याली उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। उसने जल्दी से चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपा लिया। शारदा दौड़ी दौड़ी दूसरे कमरे में गई और दौड़ी दौड़ी वापस आई। उसके हाथ ने तादरता बहुत से रुमाल पकड़ रखे थे। शारदा ने जल्दी से वो रुमाल इस रानी के घुटनों पर रख दिए। मैंने देखा इतनी देर में इस रानी का चेहरा आंसुओं से भीग गया। न सिर्फ चेहरा बल्कि उसकी हथेलियां भी भीग गई थीं। जल्दी ही वो रुमाल लेकर अपनी आंखें साफ करने लगा, मगर आंसू थे कि उसकी बड़ी बड़ी आंखों से उबलते चले आ रहे थे। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। वो रुमाल से अपने आंसू साफ करते हुए बोला, तुमसे बातें करते हुए मुझे ख्याल ही नहीं रहा। क्या ख्याल नहीं रहा? कि वक्त आ गया है। कौन सा वक्त? वो कुछ देर चुप रहा,
फिर अपनी आंखें साफ करता हुआ बोला, मुझे इस दुनिया में कोई तकलीफ नहीं, बस अगर कोई तकलीफ है तो यही, ज्यों ही रात के 10 बजते हैं मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कभी घंटा भर, कभी 2-2 घंटे, कभी 3 घंटे मेरी आंखों से आंसू जारी रहते हैं। मगर क्यों? क्या मालूम। अमेरिका तक हो आया हूँ इन आंखों के इलाज के लिए, मगर किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुई। किसी डॉक्टर को मेरी बीमारी का पता ही नहीं चल सका। क्या होता है? बस आंसू बहते हैं, बस आंसू बहते हैं और कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं, और कोई तकलीफ नहीं होती। उसकी आंखें रो रही थी, आंसू गालों पर बह रहे थे। वो बार बार रुमाल लगाकर अपनी आंखों को खुश्क करता, आंसू बहकर निकलते चले आ रहे थे। यकायक मुझे उसका भीगा आंसुओं में तर चेहरा एक ऐसी लाश की तरह दिखाई दिया जो पानी में डूबी हो। फिर दूर किसी गहरे कुएं से मुझे एक लड़की की चीखें सुनाई देने लगी। शायद ये आंखें एहतिजाज करती हैं। क्या? वो आंखें पहुंचते पहुंचते मेरी तरफ हैरत से देखने लगा। क्या कह रहे हो तुम? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, ये वो बीमारी है जिसे तुम समझ ही नहीं पाओगे। मैंने सिर पर टोपी रखकर उसे सलाम किया और इसरानी और उसकी बीवी को हैरानोश दर छोड़कर बाहर निकल आया। कुहबा खाना की लड़की अब हंस रही थी। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।